So guys, today I have a very interesting topic in mind. I was going through the annual results of this company called as Manorama Industries, and the management has given such strong guidance about how the company can perform over the foreseeable future. अगर आप ये समझो इस क्वार्टर के अंदर Q3 FY26 के अंदर कंपनी जो है ना उसकी सेल्स ग्रोथ जो थी ना दैट वाज 73% एंड मैनेजमेंट ने अपनी इस बार की कॉन कॉल के अंदर ना ये साथ में बोला है कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम जो है, ये जो सेल्स का ग्रोथ मोमेंटम जो आ रहा है ना, दिस कैन गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years एंड दिस इज अ फिनोमिनल साइन. अगर एक मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि यार क्योंकि ना 45, 50, 55, 60% की अगर ग्रोथ रेट की अगर आप बात करो और मैनेजमेंट कह रही है कि वो कंसिस्टेंटली इसको अचीव कर सकती है, इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग, right? So what basically has made this thing possible, that is exactly we'll be discussing in this particular video. Okay, now the thing is, देखो सबसे पहले एक बात समझो, मनोरमा इंडस्ट्रीज जो है ना ये पहली बात करती क्या है, ये ना बेसिकली जो कंपनी है ना इसके प्रोडक्ट्स ना आप ऑनगोइंग बेसिस पर यूज कर रहे हो बट डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे. जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके अंदर ना ये एज अ वेंडर होता है. इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली ये अपने प्रोडक्ट्स को उनको पास ऑन करते हैं एंड दीज बिग ब्रांड्स एक्चुअली मेक दोज प्रोडक्ट्स एट दी एंड. चाहे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो जितनी भी फूड इंडस्ट्री है या फिर आपकी पर्सनल केयर इंडस्ट्री हो गई या फिर आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, इन सब के अंदर ना ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट. अब चॉकलेट के अंदर ना होता क्या है, कोको बटर यूज होता है. पहले बात करते हैं कोको बटर क्या होता है. यार कोको बटर जो होता है ना बेसिकली कोको सीड से बनता है. अब कोको सीड्स जो है ना इनकी ना एक बहुत, कोको बटर की ना एक्चुअली बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है. आपने देखा है चॉकलेट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो उसको रूम टेम्परेचर पे रखो तो वो सॉलिड रहता है, बट द मोमेंट इट टचेस योर माउथ इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, राइट? इट स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड दैट इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से चॉकलेट जो है ना उसको ये टेक्सचर मिल पाता है. लेकिन होता क्या है ना, कोको बटर इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, राइट? क्योंकि कोको सीड्स जो है वो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव रहती हैं. और हुआ क्या है, लास्ट 2 years के अंदर कोको जो सीड्स जो है ना उनके प्राइजेस हैव गॉन ओवर द रूफ. अब होता क्या है ना, कंपनीज को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी स्टार्ट्स लुकिंग फॉर सर्टेन सब्स्टिट्यूट्स. अब उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूट्स जो है ना उसको बेसिकली बोलते हैं कोको बटर इक्विवेलेंट्स. अब ये जो मनोरमा इंडस्ट्रीज जो है ना ये इन कोको बटर इक्विवेलेंट्स को बनाती है. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया कि कंपनी ने 73% से ग्रोथ देनी स्टार्ट कर दी, जबकि उससे पहले तो कम चल रही थी वो ग्रोथ रेट. हुआ क्या, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ना, जो हमारे जो फूड रेगुलेटर है FSSAI, इन्होंने क्या बोला कि पहले क्या अलाउड था कि अगर आप कोई भी फूड आइटम बना रहे हो जिसके अंदर चॉकलेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर ना आप अराउंड 3% कोको बटर इक्विवेलेंट को यूज कर सकते हो. मतलब बाकी तो कोको बटर ही रहेगा लेकिन उसके अलावा इक्विवेलेंट को आप सिर्फ 3% तक यूज कर सकते हो. लेकिन इन्होंने क्या किया, इस बार उसको बोला कि आप 3 से 5% तक कर सकते हो. अब सुनने में ना 3 से 5 इस लाइक आप समझो मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो गई. और जितने भी बड़े बड़े चॉकलेट प्लेयर्स हैं, लाइक मॉन्डेलिस की बात करें या फिर हर्शीज की बात करो या फरेरो रोशर की बात करो, मार्स की बात करो, ये सारे के सारे ना इनके क्लाइंट्स हैं. ये तो हो गया चॉकलेट्स के अंदर. लेकिन बेकरी हो गया, उसके अंदर के जितने चॉकलेट केक्स होंगे उनके अंदर ये सब यूज हो सकता है. चॉकलेट बिस्किट्स होंगे उसके अंदर ये यूज हो सकता है. तो हो क्या रहा है ना, एकदम से ना इसकी मार्केट जो है ना इट हैज एक्सप्लोडेड. और ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली अब, और ये एनी डे ये जो प्रोडक्ट जो है ना इट इज मच 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 चीपर देन कोको बटर. तो इन एनी केस अगर मान लो आने वाले थोड़े टाइम के अंदर अगर कोको बटर के प्राइसेस थोड़े से कम भी हो जाते हैं, लेकिन वो इतने कम नहीं हो सकते कि इक्विवेलेंट के बराबर आ जाए. तो इसका मतलब इसकी मार्केट जो है ना एट द एंड ऑफ द डे इज क्वाइट अनलिमिटेड. और साथ में क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इन प्रोडक्ट्स का बहुत यूज होता है. जैसे कोई भी आप कॉस्मेटिक यूज करो, कोई भी आप क्रीम को यूज करते हो, तो होता क्या है, क्रीम इज सॉलिड बट द मोमेंट इट टचेस योर बॉडी इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, राइट? इट इज़ अ वेरी स्पेशल फीचर. लाइक अगर आप सोप्स की बात करो, डिटर्जेंट्स की बात करो, ठीक है, शैम्पूज की बात करो, इन सब के अंदर इनके स्पेशलिटी फैट्स जो है ना यूज होते हैं. और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन बनाती है, मनोरमा इंडस्ट्रीज. तो ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ ह्यूज टेलविंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड समथिंग विच नीड्स टू बी ट्रैक्ड क्वाइट वेल. अब ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बेसिकली ये लोग कोको बटर इक्विवेलेंट को बनाते कैसे हैं. देखो होता क्या है ना, कोको बटर कोको सीड से बनता है और वो है एक्सपेंसिव, तो मैं उसको तो यूज़ करूँगा नहीं. व्हाट आई एम गोना डू इज, इन्होंने क्या किया बेसिकली, इन्होंने मैंगो सीड्स, शिया सीड्स और साल सीड्स, इन 3 टाइप की जो सीड्स है ना इनको यूज़ करना स्टार्ट किया. होता क्या है कि ये ना इनके अंदर भी ना फैट्स रहते हैं, इनके अंदर भी ना जो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स रहते हैं, उन फैट्स को केमिकली चेंज करके ऐसे प्रॉपर्टीज़ में लेकर आना
जो कि कोको सीड्स जो है ना, या कोको बटर जो है, उसकी प्रॉपर्टीज को इम्यूलेट कर जाए। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो बेसिकली रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड रहे और द मोमेंट इट टचेस माय माउथ इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। वो एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है। हमें उन प्रोडक्ट्स को भी इस तरीके से रीअरेंज करना पड़ेगा कि उन प्रॉपर्टीज को हम इम्यूलेट कर पाएं। अब बेसिकली इसका ना बहुत सिंपल सा, आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू द केमिस्ट्री साइड ऑफ इट, जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, जिससे आपको ना कभी आप इस इंडस्ट्री को पढ़ो तो आपको वो बहुत इजीली समझ आ जाए। देखो होता क्या, जैसे मैंने मैंगो सीड्स को ले लिया। अब मैंगो सीड्स के अंदर ना बेसिकली क्या है ना, फैट्स रहते हैं। हम क्या करते हैं, उन सारी सीड्स को लिया, उन सबको हमने इकट्ठा करके उसको क्रश कर दिया। क्रश करके उसका ऑयल निकल गया। उस ऑयल को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनेशन करते हैं। उसकी फ्रैक्शनेशन करके एक प्रोसेस होता है। उस फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है, बेसिकली हम क्या करेंगे, उस ऑयल को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे। द मोमेंट वी हीट इट, तो वो सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब लिक्विड फॉर्म में आया, अब क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे स्लोली उसको कूल करना स्टार्ट करेंगे, बहुत स्लोली। ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। उसको धीरे धीरे कूल करेंगे। वो जो ऑयल निकला है ना, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स है और सबका ना मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। मतलब थोड़ा सा कूल करेंगे, हो सकता है कुछ टाइप ऑफ फैट्स जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएं, बाकी लिक्विड रहें। फिर थोड़ा और कूल करेंगे तो फिर और सॉलिडिफाई होंगे। तो हमने उसको धीरे धीरे उसको कूल किया, तो हुआ क्या, एक लेयर ऑफ फैट जो थी ना वो हो गई सॉलिड। जैसे ही वो सॉलिड निकल गई, हमने उसको रिमूव कर दिया और बचा क्या, हमारा लिक्विड वाला पार्ट। अब आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्रीम यूज कर रहे हो, वो क्रीम्स होती है वो हार्डन्ड होती हैं, उसके अंदर वो जो सॉलिडिफाई हो गया ना फैट, ये वो वाली क्रीम हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोशंस यूज कर रहे हो, अब लोशंस के अंदर वो लोशन तो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है, तो लोशन के अंदर वो जो बचा हुआ फैट है उसके वो वहां पर यूज होगा। जो सॉलिडिफाई हो गया वो हमारा चॉकलेट्स के अंदर भी यूज हो सकता है उसको और चेंजेस करने के बाद, बट वो हमारा और डिफरेंट टाइप, जैसे लिप बाम्स हो गए, वो भी सॉलिड रहते हैं और जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हो इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो ऐसे हर एक की ना अपनी अपनी प्रॉपर्टी और अपनी अपनी इंडस्ट्री है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके से फ्रैक्शनेशन का क्या मतलब हो गया, हमने उसे अलग अलग फ्रैक्शंस के अंदर हमने उसको डिवाइड किया, उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग करके जिस जिस इंडस्ट्री में उसकी रिक्वायरमेंट है हमने उसको देना स्टार्ट कर दिया। अब सिंपल सी बात समझो, जो सॉलिड वाला स्ट्रक्चर है ना, जो सॉलिड वाला फैट आ गया, उसको हमने यूज किया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कोको बटर इक्विवेलेंट के अंदर। वो हमारा वहां यूज होने लग गया और बाकी सबके भी उसी तरीके से जितने भी यूजेस रहे अलग अलग तरह से यूजेस हो गए। अग्रीड। नाउ ये जो कंपनी है ना बेसिकली, ये हाउ डज इट मेक मनी नाउ, राइट। अब देखो होता क्या है ना, इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं, पहले बिजनेस मॉडल को पूरा समझते हैं। यार सबसे पहले मुझे यार ये सीड्स चाहिए, ये सीड्स कहाँ से मिलती हैं, ये सीड्स मिलती हैं फॉरेस्ट से। अब फॉरेस्ट के अंदर ना ट्राइबल एरियाज हैं। ये कंपनी ने ना पिछले 30-40 ईयर्स से ट्राइबल्स जो है ना अलग अलग जगहों के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में बात करूं तो उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, इनके जो फॉरेस्ट है, इनके अंदर जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं ना, इन सबके साथ इन्होंने 30-40 ईयर्स से कनेक्शंस बनाए हुए हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, यही लोग हैं, ये उनको सीड्स कलेक्ट कर करके इनको ला कर देते हैं। एंड बिकॉज दे हैव अ ह्यूज नेम विद देम, बिकॉज 30-40 ईयर्स से दे हैव बीन द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू दीज कंपनीज, तो इनके पास एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है टू कलेक्ट दो सीड्स। तो ये लोग वो सीड्स कलेक्ट करते हैं। अब होता क्या है, ये अपने आप में ये जो प्रोडक्ट्स जो है ना गाइज, ये ना बहुत ही कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हो गए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कोको बटर इक्विवेलेंट है। अब कोको बटर इक्विवेलेंट है, हर इंडस्ट्री को एक स्पेसिफिक टाइप ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मॉन्डेलिस को अगर चॉकलेट बनानी है, उसको एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन ही चाहिए उसका। हर्शीज है, उसको एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन चाहिए। मार्स है, उसको अलग चाहिए। फेरेरो रोशर है, उसको अलग चाहिए। और कॉस्मेटिक्स है, उनकी भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो ये ऐसा नहीं है कि इट्स अ कमोडिटी कि चलो एक बनाया वन साइज फिट्स ऑल, ऐसे टाइप की सिचुएशन नहीं है। एवरी इंडस्ट्री हैज कस्टमाइज्ड नीड्स। अब सिंपल सी बात समझो, अगर कस्टमाइज्ड नीड है मतलब इट इज नॉट अ कमोडिटी। If it is not a commodity, that means the company can charge a premium. Think about it. अगर मैं इतना स्पेसिफिक कस्टम प्रोडक्ट बनाकर दे रहा हूं आपको, तो यार फिर मेरी प्राइसिंग पावर भी रहेगी। और दूसरी चीज समझो, ये जितनी भी कंपनीज है ना, दे आर बिग ब्रांड्स। और यार बिग ब्रांड्स जो है ना, इनको एक चीज मेंटेन करनी होती है, दैट दे हैव द सेम टेस्ट, दे हैव द सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो यार ये लोग ना अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये कंपनीज क्या करती है ना, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सेप्ट अ वेंडर, क्योंकि मनोरमा इंडस्ट्रीज इनके लिए एक वेंडर हो गया, क्योंकि मनोरमा इंडस्ट्रीज इनको लाकर देगा कोको बटर इक्विवेलेंट, और वो सही है कि नहीं उसकी क्वालिटी चेक्स में भी टाइम लगता है। इसका मतलब बिफोर दे अप्रूव एनी पर्टिकुलर वेंडर, दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। थिंक अबाउट इट। और जितना वो टाइम लेंगे, तो ये डोंट यू थिंक इट इज अ कंपैरेटिव एडवांटेज फॉर दिस कंपनी नाउ? क्योंकि अगर कंपनी ने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को
अगर ऑन बोर्ड कर लिया है, ये तो हो गए इंटरनेशनल ब्रांड्स। अगर मैं इंडियन ब्रांड्स की बात करूं, चाहे गोदरेज की बात करूं, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं, चाहे मैं आईटीसी की बात करूं, ये सारे के सारे इनके क्लाइंट्स हैं। तो आप सोचो ना, इतने टॉप लेवल के क्लाइंट्स ऑलरेडी दे आर इन प्लेस एंड एवरीवन हैज स्पेसिफिक नीड्स, उसके हिसाब से ये ऑलरेडी इनको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, एक टर्म आती है बेसिकली स्विचिंग कॉस्ट। ये जो कंपनीज है ना, जो इनके क्लाइंट्स है, इनकी बहुत हाई स्विचिंग कॉस्ट है, तो ये लोग बहुत इजीली स्विच नहीं कर सकते। देखो सिंपल सी बात है ना यार, मैं तो ये सोचूंगा कि यार ठीक है, डिमांड आ रही है, अग्रीड, बिकॉज द गवर्नमेंट ने, फूड रेगुलेटर ने ऐसे रिफॉर्म लेकर आ गया कि 3 से 5% किया, तो डेफिनेटली अब डिमांड तो आएगी। बट क्या ये वाली कंपनी जिसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूं, क्या ये उसका बेनिफिट ले पाएगी, या ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसके थ्रू ये जो कंपनी है, इसकी कंपेटिटिव एडवांटेज कैन गो फॉर अ टॉस। क्या पता दूसरे कंपटीशन आ जाए। बट डू यू थिंक इट इज ईजी? इट इज एब्सोल्युटली नॉट ईजी, क्योंकि जो इन्होंने मॉडल को रेप्लिकेट किया, और इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो लास्ट 10-15 ईयर्स से इनको सर्व कर रहे हैं। मतलब ये कंपनी जो है उनको 10-15 ईयर्स से सर्व कर रही है, तो दे हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस विद दीज कंपनीज। साथ में हो क्या रह रहा, एक शिया सीड्स करके भी एक रहती है, जिसको भी यूज करते हैं, वो काफी थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है इनके अंदर रिलेटिवली, ठीक है। अब वो मिलती है अफ्रीका से, वेस्ट अफ्रीका से बेसिकली वो प्रोक्योर की जाती है, वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज के थ्रू। तो अब हो क्या रहा था ना, कंपनी अगर रही है वहां पे पहले सीड्स को लेती थी, फिर उसके बाद उसको शिपिंग करवा कर यहाँ लेकर आई, फिर इंडिया लाने के बाद उसको फिर क्रश किया, फिर वो पूरा फ्रैक्शनेशन प्रोसेस पूरा किया, सब कुछ ऐसे करके प्रोडक्ट बनाया, हर चीज करी। लेकिन हो क्या रहा था, इससे ना इनकी शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ रही थी। कंपनी की शिपिंग कॉस्ट वाज इंक्रीजिंग क्वाइट अ लॉट। तो अभी कंपनी ने ना क्या किया है, उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन वर्ड में उन्होंने अफ्रीका के अंदर ही एक प्लांट खोल रहे हैं, जिसके अंदर क्रशिंग ऑफ सीड्स वहीं पर होगी। क्योंकि होता क्या है ना यार, देखो जितनी भी सीड है वो सारी की सारी अगर मैं लेकर आऊंगा, उसमें से निकलता 50-60% ही है ऑयल, लेकिन बाकी प्रोडक्ट तो मेरे को लेकर आना पड़ रहा है ना, जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट तो बहुत बढ़ रही है। तो कंपनी अब क्या करने की कोशिश कर रही है, कंपनी कह रही है कि हम क्या करेंगे, हम वहीं पे ही ना सीड्स को क्रश करके ऑयल निकाल लेंगे, तो ऑयल की क्वांटिटी कम आएगी। उससे क्या होगा, वो हम यहाँ पर इंडिया में लेकर आएंगे, फिर यहाँ पर फ्रैक्शनेशन प्रोसेस बाय व्हाट आई मीन इज, जो मैंने आपको बताया ना, धीरे धीरे पहले हीट करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको कूल कर करके प्रोडक्ट्स को अलग अलग टेम्परेचर्स पे रिमूव करते जाएंगे, और उसको अलग अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से हम यूज करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू अपनी शिपिंग कॉस्ट को धीरे धीरे कम करना चाहते हैं, ठीक है। एक पार्ट तो ये बात हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अभी ना क्या हो रहा है, ये जो बिजनेस जो है ना, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा रहती है। क्योंकि क्या है ना कि सीड्स का जो बिजनेस है ना, या सीड्स प्रोक्योर, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस किस चीज पे चलेगा, जितनी सीड्स की अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि तभी तो मेरा पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो सीड्स जो है ना वो हाईली सीजनल रहती हैं, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर सारी सीड्स आ जाएंगी, उसके बाद काफी टाइम तक देयर विल बी लल पीरियड्स वेयर देयर विल बी नो सीड्स। तो होता क्या है, कंपनी को अगर आज सारा सीड यूज नहीं भी कर सकती, फिर भी उसको एडवांस में सीड्स को खरीद के रखना पड़ता है, और सीड्स को खरीदेगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे ओवर द ईयर उसको यूज करेगी। बट डोंट यू थिंक उसकी वर्किंग कैपिटल तो यूज हो जाती है उसके अंदर। तो एग्जैक्टली इसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल इनकी बढ़ रही है। लेकिन कंपनी अब क्या कर रही है, कंपनी ने क्या बोला, नेक्स्ट 4 to 5 years दिस ट्रेंड कैन कंटिन्यू बिग टाइम, और हम ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाएंगे। और उसके लिए अब सिंपल सी बात समझो, अगर इस लेवल पर अगर कंपनी को ग्रोथ लानी है, तो यार सेल्स तो आएगी, लेकिन क्या उसके लिए क्या आपको कैपिटल एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो करना पड़ेगा। कंपनी उसके लिए क्या कर रही है, नाउ द नेक्स्ट प्लॉजिबल क्वेश्चन शुड बी कि अब कंपनी उसके लिए क्या कर रही है। तो कंपनी ने क्लियरली बोला कि हम 460 करोड़ का हम स्पेंडिंग करेंगे ऑन प्लांट्स, जिससे कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके ओवर अ पीरियड, जिसके थ्रू हम इस ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे। साथ में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जो इस कंपनी को मिल रहा है। देखो मैंने आपको बताया इसकी सेल्स ग्रोथ जो थी वो 73% थी, लेकिन इसके पैट की ग्रोथ जो थी ना वो थी 131%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ आ रही है 131%। इसका मतलब क्या हुआ, ये ना कंपनी की एक प्रिविलेज है बेसिकली, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, एक बार मैं आपको वो समझाता हूं। देखो जब ना आपकी सेल्स ग्रोथ अगर हो, अगर मान लो आपकी सेल्स, जैसे इस केस के अंदर सेल्स ग्रोथ कितनी हो रही है 73%, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो सेल्स ग्रोथ से फास्ट बढ़ रहे हैं। अगर आपके प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो सेल्स ग्रोथ से फास्ट है, तो ये ना तब हो पाता है जब, और लॉजिकल सी बात है, अगर आपकी जो एक्सपेंसेस उस रेट पर ग्रो नहीं कर रहे जिस रेट पे आपकी सेल्स ग्रो करी है, तभी तो आपकी प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा हुई एट द एंड ऑफ द डे। यार ये कैसे टाइप के बिजनेस में होता है पॉसिबल, जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट जो है ना वो हाई रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट इज हाई, एक बार फिक्स्ड कॉस्ट में तो खर्चा हो चुका, अब अगर सेल्स यहां से एक्स्ट्रा आई तो सारा का सारा प्रॉफिट कहां जाएगा, बॉटम लाइन के ऊपर। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिनेमा हॉल की बात करते हो। अब सिनेमा हॉल है, एक बार एक शो तो स्टार्ट हो चुका,
अब अगर वो चाहे उसमें 10 सीट भरे या उसके अंदर पूरा हाउसफुल चला जाए, जो फिक्स कॉस्ट तो उसकी सेम ही रहने वाली है, लेकिन अगर हाउसफुल जा रहा है तो सारा का सारा प्रॉफिट जो है इट इज गोइंग टू कम डाउन टू द बॉटम लाइन ऑल टुगेदर, राइट? इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज. तो वी शुड एक्चुअली लुक फॉर दोज काइंड ऑफ कंपनीज विच आर नॉट ओनली ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस but also exhibit signs of operating leverage which this company is showing. तो ये सारे factors जो है ना, when you combine all these factors together, you will see that yes, definitely it makes for a compelling investment theme over the next 3 to 4 years and absolutely it should be tracked properly. लेकिन अब इसके अंदर प्रॉब्लम वही है जो मैंने आपको बताया. देखो, एक चीज होती है बोलना, एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न, एज फार एज द डिमांड साइड इज कंसर्न, द सप्लाई साइड इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग इज फाइन. बट द ओनली थिंग विच रिमेन्स इज नाउ एग्जीक्यूशन. अगर वो बोल रहा है 3 से 4 साल तक कंसिस्टेंटली रह सकते हैं तो ठीक है यार, एवरी क्वार्टर यू जस्ट हैव टू चेक द नंबर्स इफ दे आर डूइंग द एग्जीक्यूशन प्रॉपरली. अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला मैं प्लांट लगा रहा हूँ, 460 करोड़ का प्लांट लगा रहा हूँ, मैंने बोला मैं 1 साल में रेडी कर दूंगा या 2 साल में रेडी कर दूंगा, लेकिन उसको बनने में 3-4 साल लग गए बिकॉज ऑफ सम रेगुलेटरी अप्रूवल्स आने में टाइम लग गया, या फिर कंपनी की तरफ से कोई डिले हो गया, या एग्जीक्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई. तो पॉइंट इज, if all these risks can be taken care of, all these things are executed properly, this company can do a killing in the market and can give you outsized returns over the coming 3 to 4 years. So definitely एक बहुत ही compelling story थी, and this product is actually because we are using it on a daily basis and not a lot of people are aware about this kind of a company, right? So definitely you could go ahead and research on this company later.